सवाल ये नहीं कि हम किसी की हिस्सेदारी रोकने देने के विरोध में हैं। सवाल ये है कि आप क्या हिस्सेदारी देने के लिए ईमानदार हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में एक उदाहरण दिया था गवई साहब ने, उन्होंने उदाहरण दिया, वो बहुत आयरनी है वो उदाहरण अपने आप में। उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए कि कुछ लोग ट्रेन के जनरल डब्बे में चढ़ चुके हैं और वो बाकी लोगों को जनरल डब्बे में चढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी नौकरी जनरल का वही डब्बा है। पूरी ट्रेन जिसमें एसी भी है, जिसमें स्लीपर भी है, उसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास, आपने वो पूरा छोड़ दिया। आप क्यों सिर्फ जनरल में ही एसटी एससी को लेना चाह रहे हैं? वो जो एसी क्लास है, जो सेकंड स्लीपर है, उसमें कौन जाएगा? क्या उसमें सिर्फ अपर कास्ट जाएगा? आरक्षण में वर्गीकरण की जो बात सामने आई है उसमें आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं निशाने पर मीना समाज है। हमारे साथ है जितेंद्र मीना जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जितेंद्र जी, आपके हाथ में बिरसा मुंडा जी की तस्वीर भी है और आप यहाँ खड़े हैं, जो वर्गीकरण का फैसला आया है उसके खिलाफ आंदोलन है उसके लिए आए हैं। आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सब कोई अपने अपने तरीके से मान रहा है और जो ट्राइबल कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उसके बीच में किस तरीके की हलचल है, क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो पूरे देश में लगभग 750 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और वो आज की तारीख में बहुत बुरी स्थिति में है। ईमानदारी से बताऊं तो उनकी ज़मीनें लगातार छीनी जा रही है, उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है और ख़ास करके कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जैसे कि अंडमान निकोबार का हो या लक्षद्वीप का हो या बाकी के हिस्से ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा कम्युनिटी ख़त्म होने के कगार पर है। और ऐसे में आप एक हिस्सा सोसाइटी का जो अभी ये समझिए कि पिछले 15-20 सालों से पढ़ना शुरू हुआ था, 15-20 सालों से, और ये लगभग कुछ समाजों में ही देखने को मिल रहा था। उसमें हुआ ये कि अभी वो एंट्री के लेवल पर था, एकदम इनिशियल लेवल पर, जैसे वो रेलवे में गैंगमैन बन रहा था, जैसे किसी ऑफिस में क्लर्क बन रहा था, ग्रुप डी जिसको कहते हैं, किसी जगह वो ड्राइवर बन रहा था बस चलाने के लिए, सरकारी बसों के लिए, और कहीं जगह वो रेलवे में टीटी बन रहा था। तो ऐसे कर वो अभी इनिशियल लेवल पर था और ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज, इसमें लगभग सारे ही समाज का कुछ कुछ हिस्सा था। अब हुआ ये कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट आकर के कहता है कि जी हमें वर्गीकरण करना है। सवाल ये आता है कि क्या हमें जो 7.5% कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान में जो हमें दिया गया वो हमें क्या पूरा 7.5 तक मिला है कि नहीं मिला है? तो इसके लेकर के कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है कि अब तक जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी पोस्टें क्रिएट हुई इसमें क्या 7.5% आदिवासी आ चुका है, नहीं आया, ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ का कुछ डेटा आता है वो लगभग 1.5 से 2% का डेटा है। वो कहता है कि इतने ही लोग हैं जो आदिवासी समाज से हैं और पूरे देश में जो है जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे हैं। सरकार में उनकी क्या हिस्सेदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितने, उसके बारे में कोई डेटा हमारे पास नहीं है। स्कूल टीचिंग में कितना है उसका डेटा हमारे पास कुछ नहीं है। और बिना डेटा के सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप वर्गीकरण कर दीजिए। ये दरअसल वही बात है कि सरकार जो कि एक मंशा थी, सरकार एक लगातार एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी कि ये फला कम्युनिटी, ये फला व्यक्ति है जो इनका हिस्सा खा गया है, और उसी नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी बिना डेटा के। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए आप डेटा के साथ आते और कहते कि भाई इस कम्युनिटी ने इतना हिस्सा लिया है, इस पोजीशंस पे ये इतना पहुंचे हैं, तो लिहाजा हम दैट्स वाई हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो समझ में भी आता। लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आपने बिना डेटा लाए और वो काम कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरीज में 0 हैं, वाइस चांसलर्स में 0 हैं आदिवासी, इसी तरीके से देश के अलग अलग पोजीशंस में देखेंगे तो आदिवासी 0 पे है, और उसके साथ ही आप वर्गीकरण पे चले गए। इसीलिए ये पूरा का पूरा बवाल मचना शुरू हुआ। सवाल ये नहीं कि हम किसी की हिस्सेदारी रोकने देने के विरोध में हैं। सवाल ये है कि आप क्या हिस्सेदारी देने के लिए ईमानदार हैं? इस देश में लगभग 84-85% आदिवासी हैं जो लैंडलेस है, 88% दलित हैं। क्या नौकरियों से उनकी कमी पूरी कर सकते हो? आपको सबसे पहले उस 88% दलित को, 85% आदिवासी को ज़मीन में भी तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी।
जो संसाधन है उसमें भी तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस दिल्ली में आप सर्वे करा करके देख लिए कितने लोग होमलेस हैं, उसमें मेजोरिटी दलितों की है। तो वो ये चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे दलितों का दूसरा तबका हो, कोई भी तबका तो हो। ये क्या ईमानदारी से देखें तो क्या ये सचमुच में जो पीछे छूट गए हैं उनको हिस्सेदारी देने की कोशिश है, या फिर जिनके सर पे, जिनके बदन पे कमी जा गई है उसको भी उतार लेने की साथ? दरअसल ये इसको एक सुप्रीम कोर्ट में एक उदाहरण दिया था गवई साहब ने, उन्होंने उदाहरण दिया, वो बहुत आयरनी है वो उदाहरण अपने आप में। उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए कि कुछ लोग ट्रेन के जनरल डब्बे में चढ़ चुके हैं और वो बाकी लोगों को जनरल डब्बे में चढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी नौकरी जनरल का वही डब्बा है, पूरी ट्रेन जिसमें एसी भी है, जिसमें स्लीपर भी है, उसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास, आपने वो पूरा छोड़ दिया। आप क्यों सिर्फ जनरल में ही एसटी एसी को लेना चाह रहे हैं? वो जो एसी क्लास है, जो सेकंड स्लीपर है, उसमें कौन जाएगा? क्या उसमें सिर्फ अपर कास्ट जाएगा? क्या एसटी एससी के लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए? तो मतलब जो जनरल में चढ़ गए हैं उनको शिफ्ट करिए, उधर जगह खाली करिए, फिर लेके अरे हम ये कह रहे हैं, आप जनरल वाले जो जनरल वॉगिन चढ़ जाए उसको चढ़ने दीजिए, जो बाहर है उसको एसी में शिफ्ट कर दीजिए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि जो पहले से उसको ही शिफ्ट कीजिए, जो बाहर है उसी को आप शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप दरअसल अपने ही लोगों के भीतर लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो जनरल के बाहर का जो डिब्बे हैं, जो एसी है, वो कौन सा? वो है प्राइवेट सेक्टर, वो है रिसोर्सेज, वो है ज़मीन जो असलियत में है, और आप उसको बांटना नहीं चाहते। लिहाजा आप ये पूरा का पूरा गेम लेकर के आए हैं। देखिए, चपरासी और सेक्रेटरी बराबर नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति जो चपरासी की नौकरी पाया है और एक तबका जो सिर्फ सेक्रेटरी कब्जा करके बैठा हुआ है, दोनों बराबर नहीं है, उसको बराबर मत कीजिए। इसीलिए जब जुडिशरी में जाएंगे तो पता चलेगा, वर्गीकरण में पता किया जाना चाहिए कितने एसटी कितने एससी हैं। क्यों नहीं पता किया जाना चाहिए कि बार बार कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर इवन एक लोअर कोर्ट एक जेब कतरे का जो केस आता है, चोरी का केस, बिना सबूतों के फैसला नहीं सुनाता, उसने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी डेटा के लिए। देखिए, ये पिछले 8-10 सालों में ऐसे बहुत वाकया हुए हैं जब कोर्ट ने इस तरीके के फैसले दिए हैं कि जी पब्लिक का सेंटीमेंट था, जनमत का ऐसा मानना था, बहुमत ऐसा कहती है। जो फैसला बाबरी मस्जिद का सेंटीमेंट था कि एक अपर कास्ट का आदमी दलित का रेप नहीं कर सकता। Exactly. ये भी कोर्ट का एक फैसला। एग्जैक्टली। तो वो पब्लिक का सेंटीमेंट उन्होंने जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन वाले मामले पे जब जजमेंट आया तब भी कहा था कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन पब्लिक का सेंटीमेंट है। तो ये जो अपर का सेंटीमेंट है कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाना चाहिए, उसी सेंटीमेंट को सुप्रीम कोर्ट अपना आधार बना ले रही है। ये सच में बहुत आयरनी है इस देश के भीतर कि आपका जिम्मेदारी थी कि आप फैक्ट पर बात करते, आपके पास कुछ डेटा होता, उस डेटा पे बात करते, समझ में आता। आपने सुनी सुनाई बातों पर जो मीडिया में कहीं चल रही है, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको सच मान लिया और उसी बात पे आपने फैसला दे दिया। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। और खास करके सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के जजमेंट के जरिए अपनी लेजिटिमेसी जो है, अपनी जो वैधानिकता, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो निशाने पे कौन कौन सी जातियां हैं और कौन कौन सी जातियां हैं सबकास्ट जो सचमुच में भी पीछे हैं, और उनको किस तरीके से सामने लेके आया जाए? देखिए, सारी जातियां हैं जो निशाने पर हैं। हम जब राजस्थान में कह रहे हैं कि मीणा निशाने पर है, मध्य प्रदेश में भील निशाने पर है, गौंड निशाने पर है, मुंडा निशाने पर है, संथाल, उरांव, उधर बोडो से लेकर के कुकी तक, मणिपुर का कुकी वो भी निशाने पर है, नागा वो भी निशाने पर है। ऐसा कोई कम्युनिटी ही निशाने, पूरा तबका। क्योंकि आदिवासियों के केस में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आदिवासी कम्युनिटी बहुत ही एक एरिया स्पेसिफिक्स होती है कि मीणा है तो पूर्वी राजस्थान में होगा, भील है तो वो भील प्रदेश के इलाके में, गौंड है तो उनका गोंडवाना लैंड होगा, मुंडाओं का अपना एक इलाका। तो हर एरिया स्पेसिफिक है, एक कबीले वाला जो एक एग्जैक्टली। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश में बिखरा हुआ, वैसा नहीं है। वो एक ही जगह आज भी सेंटर्ड है, उनके अपने घाटों हैं, तो वो हर वो घाटों में वो उसमें आ रहा है, सालों से सदियों से है, तो उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा है। बिल्कुल। तो अब वो हर वही निशाने पर है। इसीलिए हम लोग जब ये बात करें तो हर तबका निशाने पे। अब आता है कौन है जिसको हिस्सा नहीं मिला, इन्हीं का एक दूसरा पार्ट है, इन्हीं समाज का। ऐसा नहीं है कि मीणाओं की बात करें तो 55 लाख राजस्थान में मीणा है, तो सारे 55 लाख को जो है नौकरी मिल गई है। ठीक है, एक लेयर हो सकता है,
एक लेयर हो सकता है, और उस लेयर को कम करने के लिए राजस्थान में ऑलरेडी एसटी में वर्गीकरण है, एसटी रिजर्वेशन वर्गीकरण है, टीएसपी नॉन टीएसपी का डिवीजन है कि एक एरिया है जिसको टीएसपी में डाल दिया गया, उसका रिजर्वेशन अलग कर दे, तो वो प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही कम्युनिटी को बंटवारा करने की कोशिश करें। जी। अच्छा, ये समाज है जिसमें अगर मीना समाज की बात करें या फिर जाटो चमार समाज की बात करें, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के भीतर इनकी अपनी एक जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिक जो एक कास्ट है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, जो कि निश्चित तौर पे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कहीं भी 1000 लोगों की भीड़ किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो उसमें से 70% बहुजन होंगे ही होंगे, 70-80%। उस तरीके से क्यों नहीं देखने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके लोग हैं पहले से? देखिए, संख्या ज़्यादा यही बात है कि दरअसल वो परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको रिजर्वेशन से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है पॉलिटिक्स से, कि आपने जो है पॉलिटिक्स को अब अपना जो है एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया सोशल चेंज का। अब धीरे धीरे क्योंकि आपकी संख्या थी तो आपके लोग विधायक बनने लगे, आप डिसीजन मेकिंग में जाने लगे, आप विधानसभा में जाकर के हंगामा करने लगे, वो वहाँ से जो तकलीफ है उसका उन्होंने सॉल्यूशन यहाँ से ढूंढने की कोशिश की है। वो अब ऐसा नहीं है कि जिन कम्युनिटीज़ का आप नाम ले रहे हैं उनको सबको नौकरियाँ मिल गई है, लेकिन वो क्या है कि पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर गेम है पॉलिटिक्स में, तो वो नंबर गेम है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी नंबर गेम को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा करिए, और उसी नंबर के हिसाब से जो है आगे मामला चल रहा है, तो इसीलिए उसका काउंटर उन्होंने इधर से खोजा है कि इनको आपस में लड़ा दिया जाए, दलितों को आपस में लड़ा दिया जाए, आदिवासी को लड़ा दिया जाए, ओबीसी को लड़ा दिया जाए, ताकि ये अपने में उलझ जाएंगे और वो राजनीति में जो उनको थ्रेट दे रहे थे वो नहीं दे पाए। तो लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्या? आगे संविधान है, और उसमें जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था उस सपने को पूरा करने की लड़ाई है, वो हिस्सेदारी की लड़ाई है, वो नौकरियों में हो, वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वो आपका ज़मीनों पर मामला हो, या इस रिजर्वेशन को 7.5% और 15% कैपिंग को और बढ़ाने का मामला हो, ये पूरी की पूरी लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की है, और हिस्सेदारी के साथ साथ अपने अस्तित्व को बचाने की भी है, और उसी लड़ाई को हम लोग लड़ते जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। तो ये थे जितेंद्र मीना जी, दिल्ली के जंतर मंतर से मैं शुभदास, दलित दस्ता।